ये कहानी एक लड़की की जिंदगी पर आधारित है। इस कहानी में लिखे गए नाम और किरदारों का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, इसलिए कृपया इसे किसी की जिंदगी से न जोड़ा जाए और न ही ऐसा सोचा जाए। रीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। रीमा के अब्बू लाहौर की एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। डे नाइट ड्यूटी की वजह से वे अक्सर फैक्ट्री में ही रहते थे। उनका खुद का घर भी लाहौर में था, लेकिन फैक्ट्री से काफी दूर था। रीमा की अम्मी हाउसवाइफ थीं। रीमा एक 21 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी। लंबा कद, गोरी रंगत, गोल चेहरा, चंचल बड़ी आंखें, पतले होंठ और कूल्हों तक लंबे काले बाल। उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं था, सिवाय एक छोटे से तिल के, जो उसके होंठों के पास था और उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। उसे अपनी खूबसूरती का अंदाजा था, साथ ही उसकी सादगी उसे दूसरों से अलग और भी आकर्षक बना देती थी। उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था और अपनी केयर खुद करती थी। इसके अलावा उसने बीए 5 सेकंड के पेपर दिए थे और अब फ्री थी। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका शौक नॉवेल्स, सोशल मीडिया और ब्यूटिशियन का काम था, इसलिए उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और घर में छोटा सा ब्यूटी पार्लर सेटअप कर लिया था। उससे 4 साल बड़ा एक भाई था, काशिफ, जो दुबई में एक होटल मैनेजर की नौकरी करता था। काशिफ की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। रीमा से 2 साल छोटी एक बहन थी, किरण, जो एफएससी पार्ट फर्स्ट की स्टूडेंट थी। किरण भी खूबसूरती में रीमा के बराबर थी, जैसे दूसरी रीमा हो, लेकिन उसका कद रीमा से थोड़ा छोटा था। किरण ज्यादातर समय पढ़ाई को देती थी। ये सर्दियों की रात थी। रीमा और किरण का कमरा एक ही था। कमरा काफी बड़ा था, दोनों के अलग अलग बेड थे, जिनमें कुछ दूरी थी। रीमा हमेशा की तरह आज भी देर रात फेसबुक देख रही थी। उसने कई ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे थे, जिनमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे थे। आज उसका मूड कुछ अजीब था, बोरियत भरा। वह फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसकी नज़र एक रोमांटिक तस्वीर पर रुकी, जिसके साथ एक सेक्सी कहानी लिखी थी। वह उसे पढ़ने लगी। वह पहले भी ऐसी तस्वीरें देखा करती थी, लेकिन ऐसी कहानी पहली बार पढ़ रही थी। कहानी पढ़ते पढ़ते वह खुद को उसमें महसूस करने लगी। उसकी धड़कन तेज होने लगी। इतनी सर्दी में भी उसे गर्मी महसूस हो रही थी। उसने एक हाथ से कंबल को खुद पर ओढ़ रखा था। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसे अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग का एहसास होने लगा। अचानक उसने अपने ट्राउजर के बीच में जोर से पकड़ लिया और आंखें बंद करके बेड पर उछलकर बैठ गई। उसने अपने होठों को दांतों से दबाया और खुद से कहा, शट शट शट, नहीं नहीं, ओह प्लीज नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से कुछ बह गया हो। सर्दी में उसे पसीना सा आ गया था। वह अपनी धड़कन को सामान्य होने का इंतजार करने लगी। वह अब उस कहानी को और आगे पढ़ना नहीं चाहती थी। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह आंखें बंद किए बस बैठी थी। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हो गया। उसी पल गलती से उसके दूसरे हाथ से उस पोस्ट पर लाइक हो गया। पोस्ट के लाइक का साउंड उसने सुना, लेकिन अपनी बंद आंखें अभी नहीं खोली। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली, पोस्ट को अनलाइक किया और जल्दी से वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर लौटने के बाद उसने फिर से मोबाइल उठाया। उसने देखा कि मैसेंजर पर टेक्स्ट का नोटिफिकेशन आया था। उसने मैसेज रिक्वेस्ट चेक की, तो मैसेज किसी दानियाल का था, जिसकी वह पोस्ट थी। रीमा ने मैसेज पढ़ा, आपने पोस्ट को लाइक करके अनलाइक क्यों किया? क्या इतना बुरा लगा? रीमा को मैसेज पढ़कर गुस्सा आया। उसने जवाब दिया, निहायत ही घटिया इंसान हो तुम और वैसी ही घटिया सोच। पोस्ट गलती से लाइक हुई, अब टेक्स्ट न आए। इससे पहले कि वह कुछ और लिखता, रीमा ने उसे मैसेंजर पर ब्लॉक कर दिया। रीमा ने अपनी आईडी अपने नाम से बना रखी थी। वह कभी अपने चेहरे की तस्वीर नहीं लगाती थी, बस कभी कभी साइड पोज में बालों की तस्वीरें डाल देती थी। वह मैसेंजर पर सिर्फ जान पहचान वालों से बात करती थी। आज महज इत्तेफाक था कि उसने किसी अनजान को जवाब दिया, वरना वह हमेशा इग्नोर करती थी। रीमा ने मोबाइल को एक तरफ रखकर लेट गई और कंबल ओढ़ लिया। वह आंखें बंद करके उस कहानी के बारे में सोचने लगी। दानियाल 26 साल का लड़का था, जो फैसलाबाद के एक अमीर परिवार से था। उसके अब्बू गाड़ियों और प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे। दानियाल माँ बाप का इकलौता बेटा था। देखने में स्मार्ट, चेहरे पर हल्की सी शेव, काली नशीली आंखें और एक रोमांटिक अंदाज जो उसके चेहरे को आकर्षक बनाता था। उसकी गेहुआ रंगत लड़कियों की कमजोरी बन जाती थी। इसके अलावा उसके अंदर लड़कियों को फंसाने की एक खास कला थी। उसने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया था। वह अक्सर लड़कियों को उनकी सादगी का फायदा उठाकर फंसाता था। वह उनकी प्रोफाइल देखता, किसी को अपनी अमीरी दिखाता, किसी को अपनी रोमांटिक जिंदगी सुनाकर फीलिंग्स जगाता, तो किसी की दुख भरी जिंदगी सुनकर उसका सहारा बनता।
लेकिन हकीकत में उसका एक ही टारगेट था, लड़की के साथ सेक्स करना और उसकी वीडियो या न्यूड तस्वीरें लेना। दानियाल सोशल मीडिया या रियल लाइफ में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से ही दोस्ती करना पसंद करता था। वह सोशल मीडिया पर भी पहले तस्वीर लेने तक अपनी झूठी बातों का जाल बिछाता और भरोसा बनाता। लड़की की चेहरे की तस्वीर लेने के बाद वह तय करता कि आगे बात करनी है या नहीं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लड़की कहाँ की है। वह बस प्लान बनाता और अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता। वह हर लड़की से एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार डेट करता और फिर छोड़ देता। आज भी वह अपनी अलग अलग पोस्ट्स पर आने वाली लड़कियों को टेक्स्ट और उनकी प्रोफाइल देख रहा था। तभी अचानक उसकी सेक्सी स्टोरी पर किसी रीमा नाम की लड़की का नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत अपनी पोस्ट पर जाकर उसका प्रोफाइल खोला और चेक करने लगा। कुछ देर फाइल देखने के बाद उसने स्टोरी के कमेंट्स देखे, जैसे कि उस लड़की ने कोई कमेंट किया हो या नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं था। वह फिर से पोस्ट के ऑप्शन में गया ताकि उसे मैसेज या फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सके, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि अब उसका नाम लाइक्स में नहीं था। दानियाल मुस्कुराया और खुद से बोला, आहा, तो मिस रीमा अनलाइक भी कर गई, वाह इतनी जल्दी। उसने रीमा को उस ग्रुप के मेंबर्स में सर्च किया और जल्द ही उसकी आईडी मिल गई। उसने मैसेज कर दिया, मोबाइल सामने रख दिया और सोफे पर आकर सिगरेट सुलगाकर टीवी देखने लगा। अचानक नोटिफिकेशन आया। दानियाल समझ गया कि रीमा ने जवाब दे दिया है। वह सिगरेट होठों से लगाए उठा और मोबाइल अनलॉक करके मैसेज देखने लगा। लेकिन उससे पहले कि वह रीमा के मैसेज का जवाब देता, उसने उसे ब्लॉक कर दिया। दानियाल एकदम भौचक्का रह गया। यार शट, रीमा ने उसे सिर्फ मैसेंजर पर ब्लॉक किया था। उसका मूड थोड़ा खराब हो गया। एक ही लड़की ने सेक्सी पोस्ट पढ़ी और ब्लॉक कर दिया। क्या फायदा ऐसी पोस्ट का यार। वह बड़बड़ाया। उसने अपनी उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और दूसरी पोस्ट्स में लड़कियों की कमेंट्स देखने लगा। क्या मेरे अलावा और लड़कियां भी ऐसी पोस्ट पढ़ती हैं? रीमा खुद से सवाल करने लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह फिर से उठी और उस पोस्ट को ग्रुप में ढूंढने लगी, लेकिन पोस्ट मिली ही नहीं। रीमा ने दानियाल के नाम से ग्रुप में पोस्ट्स देखी, पर वह पोस्ट नहीं मिली। बेशर्म ने लगता है पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन क्यों? वह सोचने लगी। फिर उसने मैसेंजर खोला, दानियाल को अनब्लॉक किया और मैसेज लिखने लगी, वेयर इज योर पोस्ट। दानियाल, जो अभी तक स्क्रॉल कर रहा था, नोटिफिकेशन देखकर मैसेंजर खोलने लगा। रीमा का टेक्स्ट देखकर वह फिर से शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और कुछ पल बाद जवाब देने लगा, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। रीमा, ये मेरा सवाल नहीं था। दानियाल, वैसे तुम नखरे भी तेज करती हो। खैर, हुस्न वालों को अच्छा लगता है। वह रुका और फिर लिखने लगा, ब्लॉक तो तुमने मुझे फिर से कर दिया। सोचा तुम्हारी तारीफ कर दूं ताकि अफसोस न रहे कि एक प्यारी लड़की से बात की और ब्लॉक होने से पहले तारीफ भी न कर सका। रीमा दानियाल के अंदाज से मुस्कुराए और लेटे लेटे फिर लिखने लगी, लगता है लड़कियों से ब्लॉक होने का काफी अनुभव है जनाब को। फिर लिखा, खैर, उस पोस्ट को डिलीट करने की वजह। दानियाल, मैंने उस पोस्ट को उसी वक्त डिलीट कर दिया था जब तुम्हारा गुस्से भरा जवाब पड़ा, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कहता, तुमने ब्लॉक कर दिया। दानियाल बातों से बातें बनाने लगा और रीमा उससे बात करने लगी। उसका दोस्ती का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बात करते करते दानियाल उसे अच्छा लड़का लगने लगा, जो अपने बारे में सब कुछ बता रहा था। हकीकत में रीमा को बताई गई ज्यादातर बातें झूठ पर आधारित थीं। वह जानता था कि रीमा का भरोसा जीतने के लिए, चाहे झूठा ही सही, उसका विश्वास हासिल करना जरूरी है। रीमा अक्सर देर तक जागती थी, लेकिन किसी अनजान लड़के से बात करते हुए फजर हो जाए, इसका उसे अंदाजा नहीं था। रीमा की जिंदगी में पहली बार किसी अनजान से दोस्ती हुई थी, इसलिए वह दानियाल को रोजमर्रा की बातें बताती और स्कूल कॉलेज की कुछ बातें शेयर करती। वैसे भी वह अपनी पर्सनल बातें किसी अनजान को तो दूर, अपनी दोस्तों को भी कम बताती थी, लेकिन दानियाल की बातें उसे अच्छी लगती थीं। कुछ दिन चेक करने के बाद दानियाल ने कॉल पर बात करने की इच्छा जताई। पहले तो रीमा 1-2 दिन मना करती रही, लेकिन दानियाल ने ये कहकर उसे मना लिया कि तुम एक बार वॉइस मैसेज ही कर दो। आखिरकार रीमा ने वॉइस मैसेज कर दिया। दानियाल ने उसकी आवाज सुनी तो तारीफ किए बिना रह न सका। रीमा की खूबसूरती की तारीफ तो बहुत होती थी, लेकिन उसकी आवाज भी जादुई थी। दानियाल की आवाज भी दमदार थी और उसका अंदाज रीमा को पसंद आया। इस तरह वॉइस मैसेज से कॉल का सिलसिला शुरू हो गया। रीमा और करण एक ही कमरे में रहते थे, इसलिए रीमा करण से कुछ नहीं छिपाती थी। करण को दानियाल के बारे में भी पता था, लेकिन छोटी होने के कारण वह उसे मना नहीं करती थी। दानियाल अब अपने अगले टारगेट की ओर था, कॉल पर रोमांटिक बातें करना।
लेकिन जब भी वह रोमांटिक बात करता, रीमा मना कर देती, कभी कभी कॉल काट देती। दानियाल उसकी इस आदत से कभी कभी चिढ़ भी जाता था, लेकिन वह जानता था कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, खासकर जो पहली बार ऐसे अनुभव से गुजर रही हों। लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका था, लेकिन न तो वह कॉल पर रोमांस करने में कामयाब हुआ था और न ही रीमा की तस्वीर देख सका। दानियाल का इतना समय देना रीमा को अच्छा लगने लगा और वह भी समय देने लगी। वह जानती थी कि वह दानियाल को उसकी गंदी बातों से मना करती है, लेकिन अब उसे यकीन होने लगा था कि दानियाल उसके मना करने से नाराज नहीं होता। आज रात दानियाल ने एक प्लान बनाया। वह एक फर्जी डेट की कहानी सुनाने लगा। वह चाहता था कि किसी भी तरह रीमा की फीलिंग्स को जगाए। कॉल पर वह बताने लगा कि वह एक लड़की से कैसे मिला, उसे अपने फ्लैट पर ले आया और फिर रोमांस किया। उसने गौर किया कि आज रीमा खामोश है और ध्यान से सुन रही है। इधर रीमा दानियाल की बातों में खो रही थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। दानियाल की रोमांटिक आवाज और उसकी कहानी सुनकर उसे अजीब सा लग रहा था। वह कानों में हैंड्स फ्री लगाए बस सुन रही थी और खुद को उस लड़की की जगह महसूस करने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह उस कमरे में है और दानियाल उसके बहुत करीब है। जैसे जैसे दानियाल बता रहा था, रीमा को अपने शरीर पर वैसे ही एहसास होने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ अपनी शर्ट पर फिराने लगी। जब दानियाल ने उसकी तेज सांसों की आवाज सुनी, तो वह रोमांस से आगे बढ़कर और इंटीमेट बातें करने लगा। उसने जानबूझकर कहानी में लड़की की जगह रीमा का नाम ले लिया। रीमा, मैं तुम्हें बहुत करीब महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे हाथों को अपने हाथों से पकड़ रहा हूँ, तुम्हारे शरीर को धीरे से बेपनाह प्यार दे रहा हूँ। अपना नाम सुनकर रीमा दानियाल की आवाज से पागल सी हो गई। उसे सचमुच लग रहा था कि दानियाल उसके साथ है। वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके मुकाबले में वह ताकत नहीं थी। उसका समंदर उफान पर था, लहरें बार बार किनारे से टकरा रही थी। आखिरकार वह बह निकली। वह अचानक बोली, जान प्लीज बस करो, मुझे जाने दो। लेकिन दानियाल यही मौका चाहता था। वह उसे और उकसाता रहा, बार बार उसे मस्त करता रहा, ये तक कि रीमा थक गई। उसकी आवाज निढाल थी, उसका शरीर सुन्न। वह अब भी दानियाल को अपने साथ महसूस कर रही थी। उसे दानियाल आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाला इंसान लग रहा था। दानियाल जानता था कि उसने आज रीमा को अपनी आवाज के जादू से सुकून दे दिया है। उसी पल का फायदा उठाकर उसने कहा, रीमा, आई लव यू। रीमा मुस्कुराई, जैसे वह इसका इंतजार कर रही थी। वह मजाक में बोली, अच्छा, कैसे? दानियाल, आज तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया। मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि तुम्हें प्यार कर सकूं। रीमा, कुछ खामोशी के बाद, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं किसी और को चाहती हूं तो? दानियाल, तो मैं कहूंगा, उसे तुम्हारी कदर नहीं, वरना मैं तुम्हारे इतना करीब आ गया और उसे पता भी नहीं। क्या वाकई तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? रीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नहीं। खैर, ये बताओ, तुमने मुझे देखा भी नहीं, फिर ये प्यार व्यार क्यों? दानियाल, मुझे नहीं पता कि यह कैसे और क्यों हुआ, लेकिन रीमा। दानियाल, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और हाँ, अब तुम्हें देखना भी चाहता हूँ। दानियाल, कि जिसके इतना करीब हूँ, वो कैसी है? दानियाल ने होठों को दांतों के बीच दबाते हुए जवाब का इंतजार शुरू कर दिया। रीमा कुछ देर के लिए कहीं खुसी गई। रीमा, दानियाल, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। रीमा, और यह सच है कि इतने कम समय में मैं तुम पर भरोसा करने लगी हूँ। रीमा, ये हकीकत है कि मैं आज तक किसी के इतना करीब नहीं आई। रीमा, लेकिन यार, तस्वीर। वह चुप हो गई, इससे पहले कि दानियाल निराश होकर कुछ दिलासा देता। रीमा, ठीक है, तुम मुझे देख सकते हो। दानियाल उसकी बात सुनकर सीधा हो गया और उत्साह से तस्वीर का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में रीमा ने अपनी एक तस्वीर भेज दी। दानियाल एक पल के लिए हैरान रह गया कि इतनी खूबसूरत लड़की। वह चुपचाप तस्वीर को जूम करके देखने लगा और फिर उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा, जो वाकई तारीफ के काबिल थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी सुंदर लड़की से बात कर रहा है। उसके शरीर में एक शैतानी सी लहर दौड़ने लगी और वह मन ही मन कहने लगा, अब तो इसके जिस्म को जरूर पीना पड़ेगा। असीद, रीमा का चचेरा भाई था। उम्र में वह काशिफ के बराबर था। गोरी रंगत, गहरे भूरे बाल, क्लीन शेव और ताकतवर शरीर की वजह से वह काफी हैंडसम और अंग्रेजों जैसा लगता था। वह भी दुबई में रहता था, लेकिन काशिफ और वह अलग अलग रहते थे। वह 3 साल से पाकिस्तान नहीं आया था। हालांकि असीद काशिफ का साला भी था। जब काशिफ की शादी असीद की सगी बहन फौजिया से हुई,
तब उसने छुट्टी न मिलने का बहाना बनाया और पाकिस्तान नहीं आया। बचपन में रीमा और असीद की दोस्ती बहुत गहरी थी और वैसे भी दोनों जानते थे कि उनके घरवाले उनकी शादी एक दूसरे से ही करेंगे, तो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, रीमा तो असीद से बेपनाह मोहब्बत करने लगी, लेकिन असीद के दिल से रीमा के लिए प्यार कम होता गया। इसका एक कारण ये भी था कि रीमा उसे वह सब करने का मौका नहीं देती थी जो वह शादी से पहले चाहता था। इस वजह से वह दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेने लगा। दुबई आने के बाद शुरू में उनकी बातें होती थीं, लेकिन फिर असीद दुबई की चमक दमक में खो सा गया और रीमा को और इग्नोर करने लगा। लेकिन जब भी असीद अकेलापन महसूस करता या उसका मन करता, वह रीमा को मैसेज या कॉल करता। रीमा हमेशा जवाब देती, जैसे वह इंतजार में हो। असीद को इतना यकीन था कि वह चाहे जितना रीमा से दूर रहे, रीमा किसी और की नहीं होगी। उसका प्लान यही था कि अभी वह इधर उधर मजे ले ले, फिर शादी भी कर लेगा। किरण ने नोटिस करना शुरू किया कि रीमा अब हर वक्त, खासकर आधी आधी रात तक दानियाल से बात करने लगी थी। पहले रीमा असीद के ऑनलाइन होने या न होने का इंतजार करती थी, लेकिन अब वह दानियाल के साथ खुद को व्यस्त रखने लगी थी। इधर दानियाल अब हर दूसरी तीसरी रात रीमा के साथ फोन पर रोमांस करके उसे सुकून देने लगा। वह तब तक नहीं रुकता था जब तक रीमा पूरी तरह थककर भीग न जाती, और इस वजह से रीमा को सुबह नहाना पड़ता था। किरण वैसे तो गहरी नींद सोती थी, लेकिन एक रात जब वे फोन पर रोमांस कर रहे थे, किरण की आंख खुल गई। उसने रीमा की सिसकने की आवाज को गौर से सुना। रीमा, बस कर यार, बस करो, मैं थक गई हूँ। किरण बिस्तर के पास आई, कंबल हटाया और पूछा, किरण, रीमा, तुम क्या कर रही हो? ये क्या हो रहा है? ये कहते हुए उसने लाइट ऑन कर दी और रीमा को ऊपर से नीचे तक देखने लगी, जो पसीने में तरबतर थी। रीमा ने जल्दी से अपने शरीर को समेटा, कॉल कट की और गुस्से से किरण की ओर देखते हुए बोली, रीमा, ये क्या तमीज है? तुम सोई नहीं? ये कहते हुए वह उठी, दानियाल को वेट का मैसेज किया और एक नजर किरण को देखते हुए एक लंबी सांस ली। रीमा, उठ गई हो तो चाय बना लाओ। ये कहकर वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। किरण अभी तक हैरानी से उसकी हालत और हुलिये को पीछे से देख रही थी। फिर वह किचन में गई और चाय बनाने लगी। एक कप चाय रीमा को देते हुए वह उसके बिस्तर पर बैठ गई और रीमा के बोलने का इंतजार करने लगी, जो खुद दानियाल से मैसेज पर बात कर रही थी। फिर रीमा ने दानियाल को हाय कहा, मोबाइल साइड पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, रीमा, जी मैडम, तुम कब उठी थी? और साथ में चाय का कप होठों से लगाकर सिप लेने लगी। किरण ने तुरंत सवाल किया, किरण, मैं कब और क्यों उठी ये जरूरी नहीं। किरण, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है यार? किरण, तुम उस घटिया इंसान से क्यों बात करती हो? किरण, जो तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचा रहा है। उसने बिस्तर की ओर आंखों से इशारा किया। किरण कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, किरण, तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी असीद भाई से होनी है। किरण, बल्कि हो चुकी होती अगर उन्हें छुट्टी मिली होती। किरण, तुम खुद भी तो असीद भाई से प्यार करती हो। फिर वह रुक गई और फिर बोली, किरण, मैं असीद भाई को बताती हूँ। किरण, वो खुद तुम्हें समझाएंगे। ये कहते हुए उसने रीमा से मोबाइल लेने का इशारा किया। रीमा ने चाय का कप खत्म किया और सुकून से बिस्तर को टेक लगाकर किरण को देखते हुए बोली, रीमा, उठाओ, मैसेज करो। रीमा, और देखो कितने समय बाद वो इसे देखेगा। फिर एक हल्की हंसी के साथ उसने गर्दन झटकी। एक खामोशी के बाद वह बोली, रीमा, यार, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रीमा, दानियाल अच्छा लड़का है। रीमा, बल्कि असीद से भी ज्यादा अच्छा है। रीमा, असीद को मेरी फिक्र नहीं। रीमा, तुम जानती हो कि उसने आखिरी बार मुझे कब खुद कॉल किया था? रीमा, हाँ, ठीक है, हम दोनों शुरू से साथ रहे। रीमा, लेकिन यार, जितना मैं उसे चाहती हूँ। रीमा, मुझे उसके अंदर वैसी चाहत नहीं दिखी। रीमा, जब वह पाकिस्तान में था। रीमा, तब भी जब उसका मन करता तभी बात करता था। रीमा, और जब मैं चाहती थी तब। वह चुप हो गई। एक पल बाद फिर बोली, रीमा, मुझे कभी कभी लगता है, रीमा, कि वह मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं है। रीमा, अब भी अगर मैं उसे कॉल करूं या मैसेज करूं, रीमा, तो बस सीन कर देना या इग्नोर करना। रीमा, और जब उसका मन हो जाए, रीमा, तो बस इतना कहना कि हमें ही शादी करनी है। रीमा,
तो अब क्या बात करें? रीमा, तो यार तुम बताओ। रीमा, मैं अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करूं? रीमा की आंखों में आंसू थे। वह किरण से नजरें हटाकर अपने आंसुओं को छिपाने लगी। फिर बोली, रीमा, तुम्हें क्या लगता है? रीमा, दानियाल मुझे क्यों अच्छा लगने लगा? रीमा, मैं उससे क्यों बात करती हूँ? रीमा, क्या मुझे ये सब चाहिए? उसने बिस्तर की चादर की ओर इशारा किया। रीमा, यार, वह मुझे वक्त देता है। रीमा, मुझे सुनता है। रीमा, मेरा ख्याल रखता है। रीमा, ऐसा कोई पल नहीं। रीमा, जब मैंने कहा और उसने बात न कर ली हो। रीमा, क्या वह व्यस्त नहीं हो सकता? रीमा, उसे मेरी फिक्र होती है। रीमा, और हर लड़की यही चाहती है। रीमा, कि उसे एक शख्स मिले जो उसे चाहे। रीमा, और उसकी फिक्र करे। रीमा, तुम्हें अगर असीद को बताना है तो बता दो। रीमा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रीमा, वैसे भी दानियाल जल्द ही रीमा अपने माता पिता से मेरे लिए बात करेगा। वह खामोश हो गई। किरण ने एक लंबी सांस ली और कुछ सोचने लगी। फिर बोली, किरण, तुम्हें लगता है कि वह सच में किरण तुम्हारे लिए सीरियस है? किरण, और उसके घर वाले मानेंगे? किरण, और यहाँ अम्मी अब्बू? रीमा कुछ देर सोचती रही। फिर बोली, रीमा, यार, दानियाल मेरा दोस्त बन गया है। रीमा, वह हर बात मुझसे शेयर करता है। रीमा, मुझ पर भरोसा करता है। रीमा, इसीलिए वह मुझे अच्छा लगता है। रीमा, हाँ, अगर उसके घर वाले या हमारे घर वाले नहीं माने? रीमा, तो मैं छोड़ दूंगी। रीमा, और असीद के लिए भी उसे छोड़ दूं? रीमा, बल्कि ऐसा कदम ही नहीं उठाऊंगी। रीमा, अगर वह मुझे जरा समझ सके। फिर माहौल को हल्का करते हुए उसने किरण को आंख मारी और बोली, रीमा, वैसे तुमने मेरा आज का मजा खराब कर दिया। और शरारती मुस्कान के साथ बनने लगी। किरण मुस्कुराते हुए उठी। किरण, जो होगा सो होगा। किरण, मैं तो सोने जा रही हूँ। किरण ने लाइट बंद की और बिस्तर में जाकर सो गई। रीमा दिल में इस बात से शर्मिंदा थी कि दानियाल से बात करते करते वह किसी हद तक पहुंच गई कि आज अपनी थी की नजरों में गिर गई। उसे अचानक खुद से घिन आने लगी। वह कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने मोबाइल लिया और दानियाल को मैसेज किया, रीमा, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। ये कहकर उसने दान को व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह से ब्लॉक कर दिया और नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। कुछ पल रोने के बाद उसने मन को तसल्ली दी और असीद को कॉल की, लेकिन असीद ने कॉल अटेंड नहीं की। उसने मैसेंजर पर टेक्स्ट किया, रीमा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। रीमा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर मोबाइल रखकर सो गई। दानियाल को जब रीमा का मैसेज आया कि किरण थी और अब सुबह बात करेंगे, वह कुछ देर सोशल मीडिया पर टाइम पास करके सो गया। सुबह रीमा अक्सर कॉल करके उसे जगाती थी, लेकिन आज कोई कॉल या मैसेज नहीं था। उसने व्हाट्सएप देखा तो डीपी गायब थी। उसे एक झटका सा लगा। उसने तुरंत कॉल की, लेकिन कॉल नहीं लगी। उस हिरन को अंदाजा हो गया, कल ही रीमा ने उसे ब्लॉक कर दिया है। दानियाल के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन उसने रीमा को सिर्फ एक नंबर दिया था। पहले वह कुछ देर इंतजार करता रहा, फिर अपने दूसरे नंबर से कॉल कर दी। कुछ देर तक कॉल लगती रही, फिर कॉल कनेक्ट हुई। रीमा, हेलो दानियाल, टाइम पास करना था तो बता देती। दानियाल, मुझसे बेहतर टाइम पास और कौन कर सकता है? दानियाल रुका और फिर बोला, दानियाल, आवाज भी पहचान ली। दानियाल, यह वो भी एक रात में भुला दी। रीमा, दानियाल, मैं तुमसे अब कोई बात नहीं कर सकती। रीमा, प्लीज मुझे कॉल मत करना। दानियाल, रीमा जान, यार ऐसा क्या हो गया? दानियाल, मुझसे कोई गलती हुई। दानियाल, मैं यहाँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम? रीमा, नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती। रीमा, नहीं, मैं ऐसा चाहती हूँ। रीमा, अल्लाह हाफिज। दानियाल, ओके, गलती मेरी है। दानियाल, और सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? दानियाल, ऐसा करता हूँ, मैं खुद को खत्म कर देता हूँ। दानियाल, आज पहली सुबह है। दानियाल, जिसमें तुम्हारी कॉल नहीं आई। दानियाल, और ये आखिरी सुबह होगी। रीमा, क्या मतलब? दानियाल ने रीमा से कहा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये मेरा नंबर नहीं है, इस पर कॉल मत करना, और कॉल काट दी। उसने नंबर बंद कर दिया। रीमा हेलो कहती रही, लेकिन कॉल पहले ही कट चुकी थी। उसे डर लगने लगा कि कहीं दानियाल उसके प्यार में कुछ कर न ले। दानियाल पहले भी कहता था, यार अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
थोड़ी देर बाद रीमा ने उसे व्हाट्सएप पर अनब्लॉक किया और मैसेज किया कि वह अनब्लॉक कर चुकी है, लेकिन बाद में बात करेगी। वह सोच रही थी कि धीरे धीरे दानियाल से दूरी बना लेगी, लेकिन दानियाल ने जब देखा कि रीमा ने उसे अनब्लॉक किया और मैसेज किया, तो उसने ठान लिया कि इससे पहले कि वह फिर दूर हो, किसी तरह डेट फिक्स कर ले और अपने इरादे पूरे कर ले। रात में जब दानियाल ने कॉल करने को कहा, तो रीमा ने पहले मना किया। वह असद से बात करने लगी, लेकिन असद ने कॉल काट दी और मैसेज किया कि वह दिन में बात करेगा क्योंकि अभी व्यस्त है। असद के जवाब से रीमा उदास हो गई और उसने खुद ही दानियाल को कॉल करने को कह दिया। दानियाल उसका इंतजार ही कर रहा था। आज वह रीमा से रोमांटिक बातें करने के बजाय उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि वह सिर्फ उसी के लिए है। असद के ठीक से जवाब न देने और दानियाल की बातों के जाल में रीमा फिर से उससे बात करने लगी। जब वह दानियाल की तुलना असद से करती, तो दानियाल उसे असद से बेहतर लगता। बातों के दौरान रीमा ने पूछा, तुम मुझसे इतना क्यों बात करते हो? दानियाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बातें नहीं, प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। सच्चाई यह है कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा कि अगर रीमा ने उस दिन उसे चुप न कराया होता, तो वह अपने माता पिता से बात कर चुका होता। रीमा ने उसकी बात पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है, जब मैं कहूंगी तब तुम मेरे माता पिता से बात करना। वह अब दानियाल से शादी के बारे में सोचने लगी। दानियाल को लगा कि रीमा उस पर भरोसा करने लगी है। कुछ दिन बाद उसने कहा, रीमा, मैं लाहौर आ रहा हूँ। रीमा ने पूछा, क्यों? दानियाल ने कहा कि उसके पिता का बड़ा बिजनेस नेटवर्क है और वह अक्सर लाहौर आता जाता रहता है। उसने बताया कि वह 2 दिन बाद अपनी गाड़ी से आएगा और गुलबर्ग की तरफ जाना है। फिर मजाकिया लहजे में बोला, घबराओ मत, मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करती, बस तुम्हें हर बात बताने की आदत हो गई है। रीमा को दानियाल के साथ बात करना अच्छा लगने लगा था। वह उसके साथ हर बात शेयर करती और उसका साथ उसे सुकून देता। दानियाल की बात सुनकर वह बोली, बात भरोसे की नहीं है, लेकिन मैंने आज तक किसी लड़के से मिलने की बात तो दूर सोचा भी नहीं। मुझे पता है तुम बुरे नहीं हो, लेकिन। वह चुप हो गई। दानियाल ने कहा, लेकिन क्या? रीमा, कभी न कभी तो हमें एक दूसरे को जानने के लिए मिलना होगा। अगर हम रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो आमने सामने होने में क्या हर्ज है? रीमा ने असद के मैसेज न देखने की उदासी में कहा, ठीक है, अगर मौका बना और सही लगा तो मैं सोचूंगी, लेकिन तुम वादा करो कि कुछ गलत नहीं होगा। हम पब्लिक प्लेस पर मिलेंगे, प्राइवेट जगह पर नहीं। दानियाल ने वादा किया और कहा, जहां तुम कहोगी वहीं मिलेंगे। कुछ देर बात करने के बाद रीमा को नींद आने लगी और उसने कॉल काट दी। दानियाल ने शैतानी मुस्कान के साथ सोचा कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। उसने मन ही मन कहा, लाहौर कौन आएगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? मुझे तो उससे शादी नहीं करनी। दानियाल ने एक जूस में इंजेक्शन मिलाया और रीमा को देने के लिए गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने रीमा को जूस दिया। रीमा ने बिना शक के जूस पी लिया। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे। उसने दानियाल से कहा, मुझे घर छोड़ दो, मुझे कुछ हो रहा है। दानियाल ने गाड़ी तेजी से एक सुनसान जगह पर ले गया। रीमा अब बेहोशी की हालत में थी। इंजेक्शन के असर से उसके शरीर में बेचैनी होने लगी। दानियाल ने गाड़ी रोकी और रीमा को पीछे की सीट पर लिटाया। उसने रीमा के कपड़े उतारने शुरू किए। रीमा को एहसास हो रहा था कि दानियाल उसके साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह रोकने की हालत में नहीं थी। वह टूटी फूटी आवाज में कह रही थी, दानियाल, प्लीज मत करो, मुझे घर छोड़ दो। दानियाल ने उसकी बात अनसुनी की और उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसने रीमा के साथ जबरदस्ती की। रीमा दर्द से कराह रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दानियाल ने रीमा को पूरी तरह से शारीरिक रूप से इस्तेमाल किया। थकने के बाद वह गाड़ी से बाहर आया और सिगरेट पीने लगा। रीमा धीरे धीरे होश में आई। उसे अपने शरीर में दर्द, खून के धब्बे और गीलापन महसूस हुआ। वह चीखने और रोने लगी। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। दानियाल उसकी चीखें सुनकर भी अनजान बना रहा। उसने गाड़ी स्टॉप की और रीमा को छोड़ने के लिए चल पड़ा। रिया अबाया में चेहरा छिपाए रो रही थी। दानियाल ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, रीमा, ऐसा क्या हुआ है? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस हो गया। और ये तो होना ही था। रीमा एकदम भड़क उठी, बकवास बंद करो। रीमा ने बाहर का नजारा देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, वीरान जगह थी। उसका सिर अभी भी भारी था। वह चिल्लाए, खुदा के वास्ते मुझे घर छोड़ दो, वरना मुझे अभी और नोचा है।
वह आंखें बंद करके अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाए और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह दानियाल का चेहरा भी नहीं देख पा रही थी। दानियाल खामोश हो गया और गाड़ी को उस रास्ते की ओर ले गया जहां से उसने रीमा को उठाया था। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, रीमा ने अबाया पहना और फिर से दुपट्टे से नकाब लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने जल्दी से मोबाइल अनलॉक किया और करण की दोस्त को मैसेज किया, करण से कहो घर आ जाए, मैं घर ही आ रही हूँ। ये कहकर उसने फिर से नंबर बंद कर दिया। खून अभी भी उसकी रगों से धीरे धीरे बहकर उसके सफेद ट्राउजर पर लग रहा था। दानियाल रीमा की हालत देखकर अब थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि आज उसने गलत किया, लेकिन वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। उसी जगह पहुंचकर दानियाल ने गाड़ी धीमी की और फिर रोक दी और पूछा, आगे किस तरफ जाना है? लेकिन रीमा बिना कुछ कहे उतरी और दरवाजा बंद करने से पहले रोती हुई आवाज में बोली, दानियाल, मैं तुम पर भरोसा करके आई थी, लेकिन आज जो तुमने मेरे साथ किया उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अब मेरा खुदा तुमसे इसका हिसाब लेगा। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और चल दी। दानियाल को उसकी बात दिल पर लगी। वह उसे तुरंत रोकना और मनाना चाहता था कि उससे गलती हो गई, लेकिन वह अब जा चुकी थी। दानियाल ने गाड़ी लॉक की और पीछे जाने लगा। जैसे ही रीमा घर में दाखिल हुई, दानियाल देखता रहा। फिर दानियाल मुड़कर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। एक दुकान से गोल्ड लीव्स और पे लिया और सिगरेट सुलगाने लगा। गाड़ी में बैठ गया, पिछली सीट की ओर देखा और बोला, मैंने उसके साथ गलत किया यार। फिर मूड बदलने के लिए उसने मोबाइल निकाला और रीमा की तस्वीर देखी। आह भरकर बोला, इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे नकार देता यार, और वह इतनी अच्छी होती तो क्या आती। वह संतुष्ट होकर मुस्कुराया और फिर से नुसरत फतेह अली खान की एक गजल लगाई। रीमा को कॉल करने लगा, लेकिन नंबर अभी भी बंद था। फिर अपने दोनों मोबाइल और वॉलेट को साइड की सीट पर रखकर उसने रफ्तार बढ़ा दी। वह रीमा को सोच रहा था और एक हाथ से अपने खास हिस्से को पकड़कर उस पर फक कर रहा था। फिर रीमा को सोचते हुए उसने रीमा के साथ बनाई हुई एक निजी वीडियो चलाई। बोला, कमाल यार, क्या साइज है, क्या चीज थी, मजा आ गया। वह वीडियो में खो सा गया कि अचानक उसकी नजर सामने कुत्ते पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन स्टीयरिंग बेकाबू हो गया। गाड़ी लहराते हुए दूसरी साइड पर जा गिरी और एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। दानियाल का सिर चकरा रहा था, वह हिल नहीं पा रहा था। गाड़ी का अगला हिस्सा अंदर की ओर धंस गया, जिससे दानियाल की टांगें हिल नहीं पा रही थी। गाड़ी में हर तरफ धुआं था। वहां से गुजरते यात्रियों का हुजूम जमा होने लगा। लोगों ने कोशिश करके अगला दरवाजा खोला और सीट बेल्ट खोलने लगे। गाड़ी का धुआं बढ़ने लगा। लोगों ने दानियाल को जोर से खींचकर गाड़ी से अलग किया। उसके शरीर से जगह जगह खून निकल रहा था, खासकर टांगे खून से लथपथ थीं। एयरबैग और सीट बेल्ट की वजह से उसके चेहरे और सिर पर हल्की चोटें थीं। जैसे ही दानियाल को गाड़ी से अलग किया गया, गाड़ी में आग भड़क उठी, जिसमें उसका वॉलेट और दोनों मोबाइल भी थे। रीमा खुद को संभालते हुए घर दाखिल हुई और कमरे में आ गई, जहां करण पहले से इंतजार कर रही थी। करण ने मैसेज देखते ही घर आ गई थी और मम्मी से कहा था कि रीमा मार्केट से होकर आ रही है। रीमा बिना अबाया उतारे बिस्तर पर उल्टी गिर गई और तकिए में मुंह देकर रोने लगी। यहाँ से जाने के बाद असद को पता चला कि करण को घरदारी नहीं आती थी। उसे एहसास हुआ कि रीमा उससे कितना प्यार करती थी। वह बात बात पर करण को ताने देता। इस तनाव की वजह से करण का पहला गर्भपात हुआ और उसकी बच्चेदानी का साइज भी सामान्य नहीं था। डॉक्टर ने उसे 2 साल का अंतराल लेने को कहा। 2 साल बाद दोबारा गर्भावस्था में उसे खून की कमी हुई तो दूसरा गर्भपात हुआ। इस बार बच्चा बच्चेदानी में अटक गया। डॉक्टर को तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। अब उसे एहसास हुआ कि वह बचने वाली नहीं है। उसने एक बार रीमा के घर वालों से माफी मांगने का सोचा। असद से भी रीमा को अपनाने को कहा। असद रीमा के साथ की गई ज्यादती पर शर्मिंदा था, ये कहकर कि वह करण का ख्याल नहीं रख सका। करण की मृत्यु के बाद उसकी तदफीन वहीं कर दी गई। रीमा आज भी रोज की तरह दरस जा रही थी। उसने आज भी उस फकीरनी को उसी तरह देखा तो उसकी ओर चल पड़ी। वह एक परात में बासी रोटी के टुकड़ों को सालन में डुबो रही थी। रीमा ने पूछा, तुम यहाँ हर वक्त बैठी रहती हो, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? फकीरनी ने बिना जवाब दिए उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। ऊपर देखते हुए बोली, वह आजमाता भी उसी को है जिसे वह चाहता है। रीमा अभी उसकी बात समझ ही रही थी कि फकीरनी ने उसका हाथ परात में रख दिया। बोली, खा ले, सब तेरा ही है।
रीमा ने परात के पास उसे देखा, फिर वह दोबारा बोली, खा ले, सब तेरा नसीब है। रीमा ने आंखें बंद करके पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। फकीरनी ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, ये कामयाब हो गई, अब तू जा और तेरा फैसला। रीमा रोते हुए खा रही थी। रात सोते वक्त सारा मंजर उसके सामने आ रहा था। अचानक वह उठकर बैठ गई और कुछ याद करके खुद से बोली, उसके कॉन्डोम मैंने खुद गाड़ी से फेंके थे। फिर उसने दोबारा इस्तेमाल किया था या नहीं? कहीं मैं गर्भवती तो नहीं? ये सोचकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो परेशान होने लगी, अब क्या करूं? उसे फिर से डर लगने लगा कि दानियाल की वजह से वह गर्भवती न हो जाए। रीमा ने मोबाइल अनलॉक किया और सीधे दानियाल को कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद था। उसने मैसेंजर भी चेक किया, लेकिन वह भी बंद था। उसे अब और गुस्सा आने लगा। वह उठी और इस गुस्से को अपने लंबे बालों पर निकाला और उन्हें ऊपर तक काट दिया। जब दानियाल को दोबारा होश आने लगा, वह इतना होश में था कि बोल पा रहा था। उसने पानी मांगा। नर्स ने पानी पिलाया और डॉक्टर को बुलाने चली गई। दानियाल ने अपनी हालत देखने की कोशिश की। वह बस एक जामा पहने हुए था, बिना शलवार के। उसने देखा कि नाभि पर एक भारी पट्टी बंधी थी और एक पेशाब की ट्यूब लगी थी। उसका एक कंधा और एक टांग पूरी तरह जांघ से पैर तक प्लास्टर में थी। दूसरी टांग पर भी पट्टी बंधी थी। दूसरे हाथ में ड्रिप लगी थी। उसे सिर पर हल्की पट्टी का एहसास हुआ। वह बस दुआ कर रहा था कि कोई बड़ा मसला न हुआ हो। इतने में एक पुलिसवाला और डॉक्टर कमरे में आए। डॉक्टर ने मुआयना शुरू किया और साथ में पूछने लगा, बेटा कैसी तबीयत है? जरा अपने बारे में बताओ। दानियाल ने अपने बारे में बताया कि वह कौन है और कहां से है। फिर नर्स को देखते हुए बोला, मेरा मोबाइल कहाँ है? मुझे डैड को कॉल करना है, वो अब बहुत परेशान होंगे। तभी पुलिस वाले ने आगे कहा, आपकी जेब से कुछ नहीं मिला और आपकी गाड़ी पूरी तरह जल चुकी है। अब आप अपने अब्बू का नाम और नंबर बता दें ताकि हम उन्हें सूचित कर सकें। डॉक्टरों के जाने के बाद दानियाल नर्स को देखने लगा, जो खुद बहुत खूबसूरत थी। वह मन ही मन बोला, क्या किस्मत है यार मेरी, माशाल्लाह, हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती मिल रही है। जाते जाते इससे दोस्ती तो कर ही लूंगा। फिर वह नर्स से मुखातिब हुआ, आईना है? नर्स, सॉरी, आईना। क्यों? दानियाल, चेहरा देखना है, कहीं खरोंच तो नहीं आई? नर्स ने ना में जवाब दिया और ड्रिप उतारकर वहां मौजूद दूसरे मरीज के पास चली गई। दानियाल के अब्बू को खबर मिलते ही हॉस्पिटल पहुंचे और उसे उस हालत में देखकर बहुत परेशान हुए। फिर वे डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने उन्हें अपने बेटे की रिपोर्ट और हालत विस्तार से बताते हुए कहा कि इस हादसे की वजह से उसके ब्लैडर और पेनिस पर गंभीर चोट आई है, जिसके कारण वह अब शादी करने के काबिल नहीं रहा। ये सुनकर उसके अब्बू के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने इसका कोई हल पूछा कि क्या कोई रास्ता है। वे इलाज के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार थे, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि नसों की रगें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, अब इसका कहीं कोई इलाज नहीं। 4 दिन बाद जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का वक्त आया, तो दानियाल को एहसास हुआ कि उसकी पेशाब की नली अभी तक नहीं हटाई गई। तब उसे अपनी रिपोर्ट की सच्चाई पता चली। वह हॉस्पिटल में ही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। उसके माँ बाप ने उसे तसल्ली दी, लेकिन वह छोटे बच्चे की तरह रोता रहा। उसे समझ आ गया था कि वह लुट चुका है। उसे अपनी करनी की सजा मिल गई है। शर्मिंदगी की वजह से वह नजर तक नहीं उठा पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जिंदा लाश है। वह उसी वक्त मर जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अब मरने से भी बदतर जिंदगी होने वाली है। उसके दिमाग में रीमा की आखिरी बात याद आ रही थी। उसे समझ आ गया कि उसे अपनी करतूत की सजा मिल गई। रीमा 2 दिन तक दानियाल का नंबर डायल करती रही, लेकिन उसका नंबर बंद था। उसे अंदाजा हो गया कि दानियाल जैसे लड़के मतलब निकालने के बाद नंबर बदल लेते हैं। वह जल्दी कुछ करना चाहती थी। पीरियड्स को अभी 7-8 दिन बाकी थे, लेकिन वह इतना इंतजार भी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी दोस्त नूर से बात करने का सोचा। वह जानती थी कि नूर एक ओपन माइंडेड लड़की है, जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग के साथ साथ डेट्स पर भी जाती है। वह जरूर उसका हल बताएगी। रीमा ने नूर को कॉल किया और बताया कि उसके एक कजिन ने उसके साथ सेक्स किया है और अब वह अपनी प्रेगनेंसी चेक करना चाहती है। क्या वह उसे स्ट्रिप ला सकती है? नूर पहले तो इस बात से हैरान हुई कि रीमा ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि वह ऐसी लड़की नहीं थी। दूसरा, वह शुरू से असद का जिक्र करती थी और नूर यह भी जानती थी कि असद अभी बाहर है। खैर, उसने सोचा कि रीमा से मिलकर पूरी बात पूछेगी। उसने जवाब दिया कि वह खुद तो कभी स्ट्रिप लेने नहीं गई, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड उमेर ले आता है। मुझे ले दो प्लीज, कल ही, रीमा ने उसकी बात काटते हुए जल्दी से कहा।
ओके ओके, मैं उमेर से कहती हूँ, फिर कल ही तेरे पास ले आऊंगी, फिर चेक कर लेना, नूर ने जवाब दिया। नूर इस बात से हैरान थी। वैसे तो दोनों अच्छी दोस्त थी, लेकिन रीमा अक्सर इस बात से चिढ़ती थी कि नूर उमेर से अकेले में बिना शादी के कैसे मिल लेती है। जब नूर ने उमेर को स्ट्रिप के बारे में बताया तो उसने वजह पूछी। नूर ने बता दिया कि यह मेरी उस दोस्त के लिए है जो सेक्स से भागती थी और आज स्ट्रिप मान रही है। उमेर के मन में एक ख्वाहिश जागने लगी, लेकिन उसने उस वक्त कोई सवाल नहीं किया। वह बोला, ठीक है, कल मिलते हैं, 2 स्ट्रिप दे दूंगा। 2 क्यों? नूर ने पूछा। अब ऐसे तो नहीं मिलने आएगी, वह हंसा। उमेर, बस करो, मैं थक जाती हूँ, लेकिन तुम नहीं थकते, नूर ने रुककर कहा। फिलहाल कल उससे मिलते हैं, फिर देखते हैं। नूर स्ट्रिप लेकर रीमा के घर पहुंची। रीमा ने करण को चाय बनाने को कहा। चाय देने के बाद करण मम्मी के रूम में चली गई। नूर ने स्ट्रिप दी और इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताया। रीमा कुछ देर बाद वॉशरूम गई। उसके दिल की धड़कन तेज थी। कुछ पल बाद उसने स्ट्रिप देखी, उसमें एक लाल लकीर थी। उसने राहत की सांस ली और नूर के साथ रिलैक्स होकर लेट गई। शुक्र है, बच गई, रीमा मुस्कुराते हुए बोली। नूर उसका गाल सहला रही थी। रीमा का गाल बहुत नर्म और मुलायम था। नूर का मन उसे जोर से चूमने का कर रहा था। तभी रीमा उठकर बैठ गई। नूर ने मूड में आकर पूछा, किस खुशनसीब ने इस खूबसूरत जिस्म को चूस लिया। वह रीमा के जिस्म पर नजर घुमा रही थी। रीमा ने एक आह भरी और खामोश हो गई। वह कुछ बताना नहीं चाहती थी। फिर उसने एक छोटी कहानी बनाई कि एक दूर का कजिन आया था। वह घर में अकेली थी और उसने जबरदस्ती की। नूर मुस्कुराए और बोली, ये कजिन भी अजीब होते हैं, फ्री में मजा ले लेते हैं। 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन दानियाल का नंबर अभी तक बंद था। रीमा इस तजस्सुस में थी कि आखिर बंद क्यों है। कई दिनों बाद अचानक असद ने कॉल की और कहा, मेरी टिकट हो चुकी है, मैं 1 हफ्ते में पाकिस्तान आ रहा हूँ। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। मैं 6 महीने की छुट्टी लेकर आ रहा हूँ और वापस तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाऊंगा। रीमा उसकी इस अचानक कॉल से हैरान रह गई। उसने अब अपनी सिम बदल लेने का फैसला किया। वह नहीं चाहती थी कि दानियाल अब कभी उससे राब्ता करे। वह असद के वापस आने पर उतनी खुश नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि शायद असद के सामने होने पर वह दानियाल और उस वाकये को भूल जाएगी और शायद असद के साथ वैसी हो जाए जैसी पहले थी। असद के अब्बू ने असद के कहने पर रीमा के घर वालों से 3 महीने की डेट दे दी। 2 दिन बाद रात के 2:30 बजे रीमा के घर पर दस्तक हुई। इत्तेफाक से रीमा के अब्बू घर पर थे। उन्होंने दरवाजे पर जाकर पूछा, कौन? जवाब मिलने और आवाज पहचानने के बाद दरवाजा खोला तो सामने असद था। वे उसे यूं अचानक देखकर हैरान रह गए। असद को सरप्राइज देने की आदत थी। उसने सबको 1 हफ्ते का कहा था, जबकि उसकी फ्लाइट अगले दिन थी। वह वैसे तो रीमा से दूर रहता था और लड़कियों में दिलचस्पी रखता था, लेकिन उसे रीमा पर भरोसा था और इस भरोसे की वजह से उसे पसंद करता था। उसे पता था कि वह कहीं भी मुंह मार ले, उसे रीमा जैसी लड़की नहीं मिलेगी। रीमा के अब्बू और अम्मी से मिलने के बाद असद रीमा के रूम में गया। रूम में एक 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। असद ने रूम की लाइट ऑन की और एक प्लास्टिक की कुर्सी लेकर रीमा के बेड के पास बैठ गया। रीमा चेरी रंग के नाइट ड्रेस में उल्टी सो रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। उसका खूबसूरत जिस्म देखकर असद का मन उसे छूने का कर रहा था, लेकिन वह रीमा की आदत से वाकिफ था। वह अभी उसे जगाने का सोच ही रहा था कि करण, जो असद की पीठ की तरफ लेटी थी, की आंख खुल गई। उसने जब रीमा के बेड के पास किसी को देखा तो चिल्लाई, भूत! चोर! चोर! असद अचानक डर गया और मुड़कर करण को देखने लगा, जो आंखें बंद किए चिल्लाए जा रही थी। रीमा के मम्मी पापा उनके रूम के बाहर ही थे। आवाज सुनकर फौरन अंदर आए और बोले, क्या मुसीबत है? देख नहीं सकती कि कौन है? तुम्हारे असद भाई हैं। असद ने पलटकर देखा तो रीमा उठकर बैठ चुकी थी और उसे घूर रही थी। तुम कब आए? उसने जल्दी से बाल सेट करते हुए कहा। करण ने सलाम किया और बोली, सॉरी असद भाई, मैं डर गई थी। क्यों? मैं भूत जैसा लगता हूँ? हैंडसम नहीं हूँ? फिर वह रीमा की तरफ देखने लगा और बोला, नींद में प्यारी लग रही थी। फिर करण से बोला, तुम मुझसे डर गई और इसके खौफनाक खर्राटों से नहीं डरती। उसकी बात पर सब हंसने लगे। रीमा शर्मिंदगी से बोली, तुमने मेरे खर्राटे कब सुन लिए? असद प्यार से बोला, अक्सर ख्यालों में। फिर वह रीमा की आंखों में देखने लगा। असद बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों असद के सामने होने के बावजूद रीमा का दिल सुकून में नहीं था। शादी की तैयारियां अगले कुछ दिनों में शुरू हो गईं। रीमा ने भी नंबर बदल लिया ताकि दानियाल अब राब्ता न कर सके।
वैसे भी वह शादी के बाद असद के साथ बाहर जाने वाली थी। रीमा के भाई को भी काशिफ ने उनके साथ आने को कह दिया। दोस्तों और रिश्तेदारों की दावतों और मुलाकातों के बाद असद कुछ वक्त अपनी शॉपिंग और कुछ वक्त रीमा के घर देता था। वैसे भी असद के घर वालों का घर रीमा के घर से कुछ ही दूरी पर था। एक बार वह सुबह सुबह नाश्ते के इरादे से रीमा के घर आया और रीमा को खुद नाश्ता बनाने को कहा। इसमें कोई शक नहीं था कि रीमा के हाथ में स्वाद था और वह असद की पसंद को अच्छी तरह जानती थी। वह नाश्ते में व्यस्त हो गई और असद बाहर हॉल में बैठ गया। करण कमरों में झाड़ू पोंछा करने के बाद आंगन में झाड़ू लगाने लगी, जो उसका रोज का काम था। वह रोज की तरह झुककर झाड़ू दे रही थी।